था जो F2 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जितना भी सिलेबस में है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7, ये सब बेकार की बातें हैं। F2 तो कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बताइए ये पॉइंट समझ में आया सभी लोगों को या नहीं आया? वन बाय वन सभी लोग बताओ मुझे, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि इसमें इसमें ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें तो बन गया अपने पास O2, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो पा रहा है। बोलो क्लियर? ठीक है, बाकी धुरंधर क्या कहते हैं, समझ में आया पॉइंट? तो बस अपने को आज के बाद यही ध्यान रखना है कि यही रिएक्शन लिखेंगे प्रिपरेशन में आप यही रिएक्शन लिखेंगे, ये नहीं लिखने वाले बेटा। अब बढ़ता हूं मैं थोड़ा सा आगे, देखिए कमिंग टू इट्स प्रॉपर्टीज। अगर प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी बात की जाए तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन, प्रॉपर्टीज की थोड़ी सी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, ठीक है। जो O3 है, ठीक है बेटा, O3 होती है एक अनस्टेबल गैस, ये होती है आपके पास अनस्टेबल गैस, ठीक है। और उसके साथ साथ ये होती है डायामैग्नेटिक, ये होती है डायामैग्नेटिक। नाउ इसका जो बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -112 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही कम बॉइलिंग पॉइंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर भी कितना होता है? रूम टेम्परेचर भी होता है अपने पास 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अनडाउटेडली ये रूम टेम्परेचर पे आने से पहले ही या फिर रूम टेम्परेचर पे आते ही किस में डिकम्पोज हो जाएगी, ठीक है, O2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाती है, अनस्टेबल गैस है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी, ठीक है, O2 में, ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी O2 में, अनस्टेबल गैस है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, अगर O3 O2 में कन्वर्ट होती है, O3 O2 में कन्वर्ट होती है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम बाहर निकलता है, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से O3 जो है, O3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और मैंने अभी आपको बोला था कि F2 क्या है, मोस्ट, या फिर इसकी जो पावर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है, ये क्या है, मैक्सिमम पावर है जितना भी हमारे सिलेबस में, ठीक। F2 के बाद नंबर आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर में O3 का, उसके बाद जाके कहानी आती है KMnO4 K2Cr2O7 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सबसे ज्यादा F2 पावरफुल है, उसके बाद क्या है O3, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबल नेचर, जिससे कि ये O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, इसी की वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये किसी और को कंज्यूम करवा सकता है, ये यूज होगा, इसका क्या होगा, कंजप्शन। जो भी इसको कंज्यूम कर लेगा कोई दूसरा एलिमेंट, उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास बेटा कुछ ये बेसिक सी प्रॉपर्टी देखिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग बात करें इसके कलर की, इसका कलर होता है डार्क ब्लू, इसका कलर होता है डार्क ब्लू, ठीक है। लेकिन लेकिन डार्क ब्लू होता है जब ये होती है आपकी लिक्विड, जब ये होती है आपकी लिक्विड। इसी का कलर, ठीक है, वॉयलेट, इसका कलर हो सकता है वॉयलेट ब्लैक, अगर ये होती है आपके पास सॉलिड स्टेट में। मतलब मैंने किसी कंपाउंड को मैं तीनों स्टेट में रख सकता हूं, जैसे मान लीजिए अनस्टेबल गैस है, डायमैग्नेटिक है, और इस केस में आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक है, O2 जब गैस, O3 जब गैस की फॉर्म में है तो ब्लू कलर है। हमने मान लो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया तो डार्क ब्लू हो गया है, और सॉलिड में कर दिया तो वॉयलेट ब्लैक हो गया। इसके साथ साथ अगर इसकी स्मेल की बात करें, इसकी स्मेल होती है जी फिशी, इसकी स्मेल होती है फिशी। और फिशी स्मेल को आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि फिशी स्मेल का क्या मतलब है, ठीक है। जरा इतना कॉपी कीजिए, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। बोलो चलें आगे बेटा। देखिए जी, आगे है इसकी प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली। केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज तो पढ़ ही रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लिया हमने।
तो हम यहां से देखेंगे बेटा, नंबर वन इज एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। नंबर वन इज एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। अब एस्टिमेशन ऑफ ओजोन का क्या मतलब है? एस्टिमेशन का मतलब होता है, ठीक है, ओजोन के बारे में पता लगाना या ओजोन की क्वांटिटी के बारे में पता लगाना, ओजोन के बारे में, ठीक है, या फिर ओजोन कितनी प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करना, उसका अमाउंट कैलकुलेट करना। तो इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। ये कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन किया जाता है या फिर ओजोन के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगाई जाती है, अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ आयोडीन। आयोडीन, और ये जो आयोडीन है, इस आयोडीन के हेल्प से हम ओजोन के बारे में पता लगाते हैं। वो कैसे, उसको देखते हैं। देखिए, जो I2 है, आयोडीन, ये होता है बेटा अनस्टेबल। ये होता है अनस्टेबल अगर मीडियम कैसा हो, ठीक है, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम अगर होगा तो I2 जो है वो अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने के बाद क्या करता है वो मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास बेसिक मीडियम है, तो मैंने यहाँ पे O3 है और O3 की रिएक्शन करवा दी यहाँ से, मान लो I नेगेटिव के साथ, I नेगेटिव के साथ O3 की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है I नेगेटिव I2 में, I नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है आपके पास I2 में, और यहाँ से जो O3 है, ठीक, वो O3 है, ठीक। एक तो वहां से बन गया O2, क्योंकि क्योंकि जो O3 है उसको आप लिख सकते हैं O2 प्लस O, नेसेंट ऑक्सीजन, ये आप लिख सकते हैं। अभी बताया मैंने आपको, ये थर्मोडायनेमिकली ये क्या है, अनस्टेबल। O3 I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो गया, O3 किस में कन्वर्ट हो गया, O2 में। और मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके आया था इसकी जगह K पॉजिटिव I नेगेटिव, Ki लेके आया था, तो वो बना लेता है K2O। किसके साथ, इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। अब कंडीशन ये बनी कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 0, लेकिन ये क्या हो गया यहाँ पे -2, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आयोडीन की -1 कितना हो गया, 0। तो O3 ने इस I नेगेटिव का ऑक्सीडेशन कर दिया किसमें, I2 की फॉर्म में। तो ये बन गया जी आपके पास ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। लेकिन इस रिएक्शन में हम यूज करते हैं, ठीक है, बोरेट बफर। बोरेट बफर। अब ये बोरेट बफर क्या है इसको मैं समझाता हूँ, अभी केवल लिख के छोड़ देते हैं, इसको समझाया जाएगा। अब जो यहाँ से I2 निकली, जो यहाँ से I2 प्रोड्यूस हुई, उस I2 को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, Na2S2O3। Na2S2O3, ठीक है। ये है आपकी रिएक्शन किसकी, ये रिएक्शन है आपकी क्लास 11th चैप्टर रेडॉक्स, ठीक है। हाइपो, ठीक है, आयोडोमेट्री एक टाइट्रेशन था, दूसरा था आपके पास आयोडीमेट्री। ये दोनों टाइट्रेशन आप करते थे। तो यहाँ से पहले हमने I2 बनाया, फिर उस I2 का टाइट्रेशन किया किसके साथ, हाइपो के साथ। अब ये हाइपो के साथ टाइट्रेशन होने के बाद वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम आयोडाइड Na और I, और यहाँ से बन जाता है आपके पास Na2S4O6, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ देखिए, या फिर हमने यहाँ से क्या यूज किया कि जो बेसिक मीडियम था, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में I2 क्या होती है, अनस्टेबल हुआ करती है, ठीक है। तो मैंने बेसिक मीडियम इसलिए रखा कि जो I2 यहाँ पे बने, जो I2 यहाँ पे बने, उस I2 को हम इसके साथ ट्रीट कर सकते हैं, इसके साथ, हाइपो के साथ। इसको हम बोलते हैं जी हाइपो। हाइपो, तो हाइपो के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो ये हाइपो क्या करता है, 0 से -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर +2 सल्फर की, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितनी आ जाएगी, +2.5। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हाइपो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, जो बनने वाली I2 को, जो I2 यहाँ से प्रोड्यूस हुई उसका क्या कर देता है, रिडक्शन, किसमें, आयोडाइड में। तो हम क्या कर रहे हैं कि O3 ने इसको, जो भी हमारे पास O3 है, वो O3 किससे कंबाइन होगी, I नेगेटिव से। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर हमें एस्टिमेशन ऑफ ओजोन करना है तो उसको कैसे पता करेंगे, उसके लिए देखिए रिएक्शन यही रही, नंबर 1, नंबर 2,
हम पढ़ते थे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट उसमें क्या करते थे, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्विवेलेंस ऑफ O3 इज इक्वल्स टू, ठीक, इक्विवेलेंस ऑफ I2, इसको कंज्यूम कर देता हूँ क्योंकि ये कंज्यूम हुआ, यहाँ पे कंज्यूम जो होगा यहाँ से I2 के इक्विवेलेंट यहाँ पे बने, आई इक्विवेलेंस ऑफ I2 फॉर्म्ड, ठीक है, और वही इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हुआ, कंज्यूम हुआ, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइपो। तो हाइपो के बारे में आपको, जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो हाइपो के बारे में आपको वॉल्यूम भी पता होता है, कितना उसका वॉल्यूम यूज हुआ, और इसके बारे में आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन दैट इज नॉर्मेलिटी वो भी पता होती है। तो जब आप इसके बारे में वॉल्यूम पता है, कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, एन इंटू वी, एन इंटू वी। रही बात O3 की, या फिर रही बात इसकी I2 की, ठीक है, तो आप दो के इक्विवेलेंट को आसानी से निकाल सकते हैं, या फिर मैं ये कह रहा हूँ इसके इक्विवेलेंट पता है, इसके इक्विवेलेंट को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात बेटा बोरेट की। तो बोरेट बफर जो है, ठीक है, ये किया जाता है बेसिक मीडियम बनाने के लिए, बेसिक मीडियम प्रोड्यूस करने के लिए हम इस बोरेट को यूज करते हैं, बोरेट बफर को। बेसिकली जो बफर है, ठीक है, वो क्या करता है, पीएच को चेंज होने से रोकता है। बफर का काम क्या होता है, पीएच को चेंज होने से रोकता है। तो ये जो बफर है, ये बफर होता है आपके पास बेसिक बफर, दिस वन इज बेसिक बफर, और इसका पीएच होता है अप्रोक्सीमेटली 9, 9 के आसपास इसका पीएच होता है। तो इसलिए पीएच 9 पे जो हमारे पास I2 है, ठीक है, वो क्या होती है, अनस्टेबल, जिससे कि जो I2 बनती है उसको हम आसानी से ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपो, विद द हेल्प ऑफ हाइपो। तो इस तरीके से हम हाइपो की हेल्प से O3 का कितना अमाउंट है, ठीक है, यूजिंग I2, हम पता लगा सकते हैं कितने इसके इक्विवेलेंट्स हैं। तो इसको हम बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, कॉपी करके रिप्लाई करो। ये है कि हाइपो ने कैसे काम किया। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सोल्यूशन है हाइपो का, तो बेटा ये जो सोल्यूशन है हाइपो का, इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है, हाइपो सोल्यूशन, स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन। स्टैंडर्ड का मतलब है कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉन है, हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नॉन है। तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास इस टाइप से रखा हुआ है, ठीक है, ये है ब्यूरेट में, ये क्लास 11th की बातें हैं, यहाँ पे केवल इनका रिवीजन है, क्लास 11th की बातें जी, ठीक है। इसके अंदर मैंने मान लो हाइपो भरा हुआ है, हाइपो, और यहाँ पे क्या अपने पास एक सॉल्यूशन है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगी, वॉल्यूम आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसके इक्विवेलेंट पता चल गए, इसके इक्विवेलेंट पता चल गए। दूसरा दूसरा अब मैंने कहा कि यहाँ से इक्विवेलेंट ऑफ I2 कर लो, ठीक है, अगर आपको वो पता करना है इक्विवेलेंट ऑफ I2 कर सकते हो, ठीक है, और जितने इक्विवेलेंट यहाँ पे I2 के कंज्यूम होंगे, जितने इक्विवेलेंट यहाँ पे I2 के कंज्यूम होंगे, उतने ही इक्विवेलेंट जो हैं, ठीक है, I2 के यहाँ से बने होंगे। मतलब I2 के बनने वाले इक्विवेलेंट, ठीक है, जिसके इक्वल होंगे वो क्या होगा, O3। तो O3 के इक्विवेलेंट जितने कंज्यूम हुए उतने इसके बने, और जो इसके बने उतने ही सारे के सारे यहाँ पे कंज्यूम हो गए, किसके साथ, हाइपो के साथ। तो अब सिंपल सी कहानी है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट पता चल गए, इसके भी इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं, वो कैसे, ठीक है, इसके एन फैक्टर निकाल लो इनटू इट्स एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, टाइट्रेशन है जी, लिखा हुआ है ना आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री, ठीक है, इसके निकल जाएंगे, इसकी हेल्प से आप इसका निकाल सकते हो। तो कितना ओजोन था वो आपको पता चल चुका है। तो ये एक छोटा सा मेथड है। अब नेक्स्ट है अपने पास, मैंने इसके बारे में आपको बॉन्ड एंगल वगैरह बता दिया, हाँ जी। एक मिनट बेटा होल्ड करिए जरा। हाँ जी, तो ये सब यहाँ से हो चुका है। नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट जो है इसका यूज, या फिर आप बोल सकते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2।
एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिए। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, देखिए, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको ट्रीट करवाते हैं I2O5 से, I2O5 से, तो यहां से बनता है आपके पास I2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहां से बनता है आपके पास I2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब जो यहां से I2 बना, जो बना उसको आप फर्दर ट्रीट कर लो किससे, हाइपो से, Na2S2O3, Na2S2O3। फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ से NaI प्लस यहाँ से Na2S4O6। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसकी हेल्प से आप इसके इक्विवेलेंट पता कर लेंगे, और जैसे ही इसके इक्विवेलेंट पता होंगे, इक्विवेलेंट किसके जाएंगे आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी इक्विवेलेंट आप पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, या फिर एस्टिमेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टाइट्रेशन। मतलब कहने का यह है कि टाइट्रेशन में हम, इसलिए टाइट्रेशन की हेल्प से हम CO का पता इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये I2 लिबरेट करती है, CO क्या करती है, I2 यहाँ से लिबरेट करती है, तो I2 को हम टाइट्रेट कर सकते हैं। वही प्रॉब्लम यहाँ थी कि जो O3 है वो I2 लिबरेट करती है, किसकी हेल्प से, I नेगेटिव की हेल्प से। उस I2 का हम यहाँ पे टाइट्रेशन कर सकते हैं। तो इसलिए एस्टिमेशन ऑफ O3 भी कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ अब इससे पहले देखिए I2 वगैरह के कहाँ से आया, या फिर ये I2 कैसे बन रहा है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ। हार्दिक, बदतमीजी नहीं, हटाओ इसको। दूसरा, इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कैसे। अगर आपके पास आयोडीन है, अगर आपके पास आयोडीन है और वो मोस्ट है, मोस्ट का मतलब होता है, ठीक है, सम वाटर कंटेंट इज देयर, और आप इसको ट्रीट करते हैं मान लो O3 से, ओजोन से, ठीक है। तो मोस्ट का मतलब क्या होगा, सम वाटर कंटेंट इज देयर। तो ये O3 क्या है, ये O3 है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट कर देता है इसको HiO3 में, HiO3 में, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। मतलब आप चेक कर सकते हैं क्लियरली कि जो I2 ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी वो कितनी हो गई है यहाँ पे, +5। कितनी थी, 0 थी, कितनी हो गई, 0, लेकिन यहाँ से O3 से O2 बना, तो ऑक्सीजन जो है इसके पास चला गया होगा, क्योंकि O3 को क्या लिखते थे आप, O2 प्लस O, बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन I2 किस में कन्वर्ट हुआ, HiO3 में। मोस्ट है तो वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होगा ही। अगर बैलेंसिंग की बात करो तो बैलेंसिंग करनी है आपको खुद। वैसे ही अगर मैं मोस्ट ना रखूं, केवल केवल हम क्या कर लें, यहाँ पे I2 ड्राई कर लें, कोई वाटर कंटेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है, तो इस O3 की रिएक्शन से बनता है यहाँ पे I4O9, और यहाँ से बन जाता है O2, ठीक है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि HiO3 तो बना, एसिड बना क्योंकि वाटर प्रेजेंट था, अदरवाइज क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्साइड। और ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। तो अगर इन ऑक्साइड को, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड है, उसमें वाटर आप ऐड करेंगे तो अनडाउटली क्या बनने वाला है आपके पास, एसिड। आयोडीन इज नॉन मेटल, तो ये क्या बना, ऑक्साइड। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर लाइक CO2, ठीक है। तो जब आप नॉन मेटल ऑक्साइड में वाटर ऐड करते हैं तो वो क्या बना के देगा हमें, एसिड। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे एक ऑक्साइड यूज किया है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, एक ऑक्साइड। तो ऑक्साइड का यूज करने के साथ ही क्या बना, I2 लिबरेट हुआ, और I2 को किससे टाइट्रेट कर लिया हमने, टाइट्रेशन के किससे, हाइपो सॉल्यूशन से। तो ये दो रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये दो रिएक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इतना कॉपी करो और फटाफट से रिप्लाई करो।